नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। उसमें बात होगी पॉलिटिकल अपडेट्स की, साथ ही साथ बात होगी कोरोना अपडेट्स की और बात करेंगे बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेट बुलेटिन। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टीडीपी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया अपनी पार्टी में, तो वो मर्जर तो सही है। और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए तो कांग्रेस में वो मर्जर गलत है। तो फिर बीजेपी की चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया? राज्यसभा में मर्जर हो तो वो सही और यहाँ मर्जर हो तो वो गलत। विधायकों के विलय को लेकर बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कोर्ट ने विधायकों को नोटिस भेजा है। राजस्थान की राजनीति में रोज कुछ नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने विधायकों को लेकर जैसलमेर शिफ्ट हो गए हैं। आज उन्हें एक स्पेशल प्लेन के जरिए जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। अभी तक गहलोत खेमे के सभी विधायक फेयरमाउंट होटल में रुके थे। अब खबर है कि विधायक जैसलमेर में 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने तक रह सकते हैं। इस पर राजस्थान बीजेपी प्रमुख सतीश पूनिया ने सवाल पूछा है कि अगर कांग्रेस सरकार को कोई खतरा है तो विधायकों को कैद क्यों किया जा रहा है? राजस्थान विधानसभा की पूरी लड़ाई अब कोर्ट में ही लड़ी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये वही महेश जोशी हैं जिन्हें बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया था। महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट और बाकी विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने स्पीकर से विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने को कहा था। महेश जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट जो है स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। राजस्थान की सियासत में रोज कुछ नया पेंच फंस रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन ने कोर्ट में अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। संजय जैन एक कारोबारी हैं जिसे कुछ दिन पहले ही हिरासत में लिया गया है। कोर्ट की ओर से एसआईटी को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मिली थी। इसके पहले 29 जुलाई को इसके लिए इजाजत मांगी गई थी। हालांकि उस वक्त सुनवाई टल गई थी। इस ऑडियो में संजय जैन ही बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से करवाते हैं। इसमें पैसों के लेन देन की बात करने का दावा किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रामीण बैंक के फाउंडर और शांति का नोबेल जीतने वाले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बात की। इस बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत गलत तरीके से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे अलग कर दी गई हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, जबकि वे समाज की मूल ताकत हैं। कोरोना के समय समाज की कमजोरियां बहुत ही बुरे तरीके से सामने आई हैं। लाखों गरीब और प्रवासी घर जाने की कोशिश में हाईवे पर दिखते हैं। इसकी यही वजह है कि उनके लिए शहरों में कुछ नहीं बचा है। फिर राफेल मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने आज फिर ऑपरेशन वेस्ट एंड का जिक्र करते हुए कई आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि जिस तरीके से वेस्ट एंड मामले में कोर्ट के जरिए सत्य देश के सामने आया है, देश ऐसे ही जिस दिन राफेल मामले में जांच होगी तो पूरा देश इसका भी सच जान जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने यह समझौता देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जेब की सुरक्षा के लिए किया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी राजनीति थम नहीं रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए राम मंदिर के लिए अभी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत नहीं थी। इसे हालात सामान्य होने तक टाला जा सकता था। राज ठाकरे ने ई भूमि पूजन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया और कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे 2 महीने बाद भी किया जा सकता था, तब लोग कार्यक्रम का आनंद भी उठा पाते। कल पीएम मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे और इस मौके पर छात्रों से रूबरू होंगे। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए
नई और डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहचान करने की एक पहल है। इस साल 10,000 से ज़्यादा छात्र होंगे जो केंद्र सरकार के 37 विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों से 243 समस्याओं का हल करने के लिए कंपटीशन करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को आज रिहा कर दिया गया। वो पिछले करीब 1 साल से नजरबंद थे। लोन ने ट्वीट कर रिहा होने की जानकारी दी। सज्जाद लोन को बीते साल आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से ही नजरबंद कर दिया गया था। उन्हें पहले 6 महीने एमएलए हॉस्टल में रखा गया, फिर बाद में उन्हें 5 फरवरी को सरकारी आवास में शिफ्ट कर दिया गया। अपनी रिहाई पर सज्जाद लोन ने ट्वीट किया कि मैं अब आज़ाद व्यक्ति हूँ, काफ़ी कुछ बदल गया है। मेरे लिए जेल कोई नया अनुभव नहीं था, जल्द ही काफ़ी कुछ साझा करूँगा। लद्दाख हिंसा के बाद भारत के कूटनीतिक कदमों के बीच चीन की अक्ल ठिकाने आ गई है। भारत की डिजिटल स्ट्राइक का उस पर बड़ा असर हुआ है। चीन के राजदूत सुन विडोंग का कहना है कि भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि चीन भारत के लिए खतरा नहीं है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने आगे कहा कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का रवैया नहीं रखना चाहिए। और अब बात बाजार की, तो जुलाई के आखिरी दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 129 अंक, निफ्टी 29 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी 11,100 के नीचे बंद हुआ। आज के कारोबार में फार्मा शेयरों ने धमाल मचाया। एफएमसीजी, आईटी और मेटल इंडेक्स भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। एनर्जी, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बिकवाली देखी गई। इस पूरी जुलाई में निफ्टी 7.6% चढ़ा, जबकि सेंसेक्स 7.8% चढ़ा है। जुलाई में निफ्टी बैंक में 1.25% और मिड कैप इंडेक्स में 5% की तेजी रही। सोने में ऐतिहासिक तेजी का दौर लगातार जारी है। आज लगातार 9वें दिन सोने ने रिकॉर्ड नया बना लिया। एमसीएक्स पर सोने ने आज 53,844 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। वहीं चांदी 2,500 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 65,000 रुपए के अहम स्तर को पार कर चुकी है। जुलाई महीने में सोने ने 10% से ज्यादा तो चांदी ने 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली तिमाही में धमाकेदार नतीजे पेश किए हैं। एसबीआई का पहली तिमाही में मुनाफा 81% से ज्यादा बढ़कर 4,189 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 2,312 करोड़ रुपए था। हालांकि मुनाफे में यह तेजी एसबीआई लाइफ में हिस्सा बेचने से आए एक मुश्त 1,540 करोड़ रुपए की वजह से दिखी है। एसबीआई की ब्याज से आय 16.1% बढ़कर 26,641 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 22,938 करोड़ रुपए रही थी। एसबीआई की इस तिमाही में प्रोविजनिंग घटी है। मॉरेटोरियम को लेकर इस बार चर्चा फिर गर्म है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोन विकास की जरूरत है। रीस्ट्रक्चरिंग पर हमारा फोकस है। आरबीआई से इस बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई से मॉरेटोरियम बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में लोन के रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर एसबीआई ने कहा कि अब मॉरेटोरियम की कोई जरूरत ही नहीं है, 6 महीने का मॉरेटोरियम काफी है। इससे पहले दीपक पारेख भी मॉरेटोरियम नहीं बढ़ाने को कह चुके हैं। दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मा मुनाफे से घाटे में आ गई है। सन फार्मा को पहली तिमाही में 1,660 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कंपनी को पिछले साल इसी तिमाही में 1,387 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जी बिजनेस को 1,004 करोड़ रुपए का अनुमान था। ये घाटा इसलिए ज्यादा है क्योंकि सन फार्मा को 3,630 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा भी हुआ है। पहली तिमाही में रेवेन्यू भी 8,370 करोड़ रुपए से घटकर 7,590 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी का एबिटा भी 1,995 करोड़ रुपए से घटकर 1,844 करोड़ रुपए रहा है।
सरकार तेल कंपनी आईओसी का पहला जो तिमाही में मुनाफा 47% गिरकर 1911 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 3596 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 41% गिरी है। आय 1,50,136 करोड़ रुपए से घटकर 88,936 करोड़ रुपए रही। आईओसी का औसत ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $4.69 प्रति बैरल रहा। आईओसी के मुताबिक पहली तिमाही में उसने प्रति बैरल $1.98 का नुकसान उठाया है। अप फ्रंट मार्जिन कलेक्शन पर ब्रोकर्स को थोड़ी राहत मिली है। सेबी ने उन ब्रोकर्स को राहत दी है जिन्होंने अपने क्लाइंट से 1 सितंबर तक 20% भी अप फ्रंट मार्जिन लिया है, तो उन पर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इसके बाद 1 सितंबर से पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर्स ने पूरा मार्जिन लेते रहेंगे। सेबी ने कुछ दिन पहले अपफ्रंट मार्जिन को लेकर नियम बदले थे। सेबी के नए नियमों के मुताबिक कम से कम 22% मार्जिन देना होगा। साथ ही T+2 सेटलमेंट के बाद ही पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा, यानी नया सौदा 2 दिन बाद ही हो सकेगा। कॉनकॉर का विनिवेश फिर अटक सकता है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है। कॉनकॉर के विनिवेश में देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी मुश्किल वैल्यूएशन को लेकर है। सही वैल्यूएशन नहीं मिलने से विनिवेश में रुकावट आ सकती है। दरअसल रेलवे की जमीन का सही इस्तेमाल नहीं होने पर सही वैल्यू मिलने में मुश्किल आ रही है और सरकार भी वैल्यू कम नहीं करना चाहती। सरकार ने फरवरी में रोड शो किया था, लेकिन अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी बोलियां नहीं मंगवाई हैं। विनिवेश के लिए अब तक बैंकर्स की भी नियुक्ति नहीं की गई है। लॉकडाउन के दौरान बिकी हुई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है वो अभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों की बिक्री और अपने आदेश के उल्लंघन पर डीलर्स को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान मार्च के आखिरी हफ्ते और 31 मार्च के बाद भी बेची गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोर्ट ने कार डीलर से मार्च में उनके विज्ञापनों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। सरकार एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर तेजी से काम कर रही है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि अगली कैबिनेट की बैठक में 6 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी मिल सकती है। इसमें अमृतसर, इंदौर, रांची, त्रिची, भुवनेश्वर और रायपुर एयरपोर्ट शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार 15 अगस्त से पहले 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी देना चाहती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसी साल बोली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सरकार कुल 12 एयरपोर्ट्स का निजीकरण करना चाहती है। पहले चरण में 6 एयरपोर्ट्स की बोली लगाई जा चुकी है। देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इन 24 घंटे के दौरान 779 मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 16,38,870 हो चुके हैं। हालांकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10,57,805 हो चुकी है। फिलहाल 5,45,318 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट फिलहाल 64.54% चल रही है। पॉजिटिविटी रेट 8.57% है, यानी कि लिए जा रहे सैंपल्स में 8.57% मामले पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सैलरी और उनकी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ड्यूटी देने के बाद जितने दिन उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ा, उतने दिन का वेतन काट लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर एतराज जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि 10 अगस्त तक सभी डॉक्टर्स का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक में डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दी गई। बाकी राज्यों ने इसका पालन किया। सिनेमाघर मालिकों को उम्मीद थी कि अनलॉक 3 में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत मिलेगी, लेकिन सरकार ने सिनेमाघरों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला किया है।
इससे मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन नाराज हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सिनेमा घरों को खोला जाए। उनका कहना है कि सिनेमा घरों को कड़े एसओपीज के साथ पूरी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त दे देगी। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है। यूपी में अब 2 पहिया और 4 पहिया चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में 1000, दूसरी बार में पकड़े जाने पर सीधे 10,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर भी आपकी जेब कटेगी। इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट अब 1,000 रुपये जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500, दूसरी बार 1,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अब सबकी निगाहें अयोध्या नगरी पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ पूरे शहर के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। यहाँ मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। जगह जगह वॉल पेंटिंग के जरिए धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों को साफ करने और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की अर्जी पर सुनवाई 10 अगस्त के लिए टाल दी गई है। कोर्ट में दी गई याचिकाओं में यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने को कहा गया है। याचिकाओं में कोरोना की बीमारी का हवाला दिया गया है। मांग की गई है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के मामलों में फैसला दिया था, वैसे ही यूजीसी के लिए भी तय किया जाए। यूजीसी की दलील है कि फाइनल ईयर की परीक्षा को रोका नहीं जा सकता है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की तस्वीर को राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। महिलाओं ने कहा कि पीएम मोदी ने भाई होने का फर्ज निभाया है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून खत्म करने के 1 वर्ष के मौके पर पीएम मोदी की तस्वीर को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। उन्होंने 3 तलाक खत्म करवाने पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दी। वाराणसी में पिछले साल भी मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की तस्वीर को राखी बांधकर उनसे 3 तलाक खत्म करने की सौगात मांगी थी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर चुका है। यह केस सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज किया गया है। रिया के परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इससे पहले कल ईडी ने पटना पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी। रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। यह आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने लगाया। ईडी रिया और उनके परिवार को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में उनके करीबी दोस्त महेश शेट्टी ने रिया से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद बिहार पुलिस उन्हें प्राइम विटनेस बनाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक महेश ने बताया कि उन्होंने सुशांत को अपने पिता से बात करने की सलाह दी थी, मगर उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि रिया उन्हें ऐसा नहीं करने देगी और साथ ही वो उनका फ़ोन उठाकर लगातार चेक करती रहती है। साथ ही रिया और उनकी माँ चाहती थी कि वो अपनी पूरी प्रोफेशनल टीम को बदल लें, जिससे सुशांत काफ़ी नाखुश थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर ने बड़ा खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है। सुशांत के ट्रेनर का कहना है कि सुशांत बीते दिसंबर से अजीब तरह की दवाइयां ले रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। एक इंटरव्यू में सुशांत के ट्रेनर समी अहमद ने बताया कि सुशांत ने जब से रिया को डेट करना शुरू किया वो बदल गए। इससे पहले वो दवाएं नहीं लेते थे। रिया से मिलने के बाद ही उन्होंने दवाएं लेनी शुरू की। खबर है कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन बड़े डिजिटल डेब्यू की तैयारी करने जा रहे हैं। साल 2016 में आई बीबीसी की चर्चित वेब सीरीज द नाइट मैनेजर के लिए ऋतिक रोशन से बातचीत चल रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस बीबीसी के साथ मिलकर इस बीच भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। ऋतिक ने स्क्रिप्ट में दिलचस्पी दिखाई है, मगर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इतिहास में आज सबसे बड़ा टकराव सामने आया है।
एक साथ 3 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। जहां एक तरफ अमेजॉन प्राइम पर विद्या बालन स्टार शकुंतला देवी रिलीज हुई, तो वहीं मुकाबले में नेटफ्लिक्स पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार रात अकेली है, कुणाल खेमू गजराज राव की कॉमेडी फिल्म लूट केस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। वहीं इससे पहले कल यानी 30 जुलाई को विद्युत जामवाल और अमित साध की फिल्म यारा भी ZEE5 पर रिलीज हुई। इन सारी फिल्मों में विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। आयरलैंड के खिलाफ अपनी बारी में इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके साथ ही मॉर्गन ने कप्तान के तौर पर भारत के महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मॉर्गन धोनी के साथ इंटरनेशनल मैचों के कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मॉर्गन कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल मुकाबलों में अब तक कुल 211 छक्के लगा चुके हैं। धोनी से उन्हें आगे निकलने के लिए अब सिर्फ एक छक्का और लगाने की ज़रूरत है। मॉर्गन अब तक कुल 161 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है। हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच से पहले माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने कहा कि भारत के तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में असरदार नहीं होंगे। वेड ने कहा कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वेगनर ने अपनी बाउंसर से जो हाल ऑस्ट्रेलिया की टीम का किया, भारतीय टीम ऐसा कतई नहीं कर सकेगी। वेड ने कहा कि टीमें कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगी। भारतीय टीम को साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। दुनिया भर में 24 घंटे में फिर 2,80,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,221 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक 1,74,00,000 लोग इस बीमारी की चपेट में है, जबकि 6,75,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,09,00,000 के पार है, लेकिन दुनिया भर में अभी भी 58,53,000 एक्टिव केस है। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।